स्टूडेंट्स, अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन एट एनी पॉइंट ऑफ द सरफेस एफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू जीरो। तो मतलब स्टूडेंट ये क्या होगा कि भाई किसी भी कोई सरफेस आपने ले लिया और सरफेस के ऊपर कोई भी पॉइंट आपने ले लिया, तो उस पॉइंट के ऊपर जो टेंजेंट आप ड्रा करते हैं उस टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन क्या है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें अब आपने यहाँ सबसे पहले देखो सरफेस आपके पास क्या दिया हुआ है, एफ एक्स वाई जेड। तो इक्वेशन ऑफ सरफेस होगी ये एफ एक्स वाई जेड। अब हम मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई भी एक पॉइंट पी एक्स वाई जेड लिया आपने, बी एनी पॉइंट ऑन द सरफेस। ये सरफेस आपने ले लिया, सरफेस के ऊपर कोई भी एक पॉइंट पी ले लिया। लेट एस बी द आर्क लेंथ ऑफ द कारो फ्रॉम द पी पी मेजर्ड फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट। मान लिया ये एक फिक्स पॉइंट है और यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस पी पॉइंट तक, आप पहले भी मैंने आपको इसके बारे में बताया था। तो ये एक पॉइंट आपका एस ले लिया आपने, पॉइंट नहीं ले लिया, ये आर्क की लेंथ हो ली यहाँ तक एस पी तक, इस पॉइंट पी से। तो यहाँ स्टूडेंट जो सरफेस की जो इक्वेशन आपने निकाली, जो सरफेस को, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, पहले बताया था, करली एफ बाई करली एक्स डी एक्स बाई डी एस, करली एफ बाई करली वाई डी वाई बाई डी एस, करली एफ बाई करली जेड डी जेड बाई डी एस इज इक्वल टू जीरो। तो स्टूडेंट यहाँ जो ये इक्वेशन है इसको हम लिख कैसे सकते हैं, आपने वेक्टर्स में देखा होगा, जो वेक्टर कैलकुलस आपने पढ़ी थी उसमें आपने देखा होगा, इसको हम लिख सकते हैं डी एक्स बाई डी एस आई प्लस में डी वाई बाई डी एस जे प्लस में डी जेड बाई डी एस के डॉट करली एफ बाई करली एक्स आई करली एफ बाई करली वाई जे करली एफ बाई करली जेड के इज इक्वल टू जीरो। की ये डॉट प्रोडक्ट है स्टूडेंट, आई, क्योंकि अब इसका आई का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा, जे का जे के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा और के का के साथ क्यों डॉट प्रोडक्ट होगा, क्योंकि आई डॉट आई इज इक्वल टू वन होता है, जे डॉट जे इज इक्वल टू वन होता है और के डॉट के इज इक्वल टू वन होता है। बाकी आई डॉट जे करोगे जीरो हो जाएगा, जे डॉट के करोगे जीरो हो जाएगा, बाकी सब जीरो होंगे। तो इसका मतलब अब इसको ऐसे लिख दिया, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, इसको लिख सकते हैं आर डैश, और ये क्या है स्टूडेंट, ये है ग्रेडियंट ऑफ एफ। तो इसको आप लिख सकते हैं ग्रेडियंट ऑफ एफ इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है कि ऑल द टेंजेंट लाइन एट पी आर परपेंडिकुलर टू द वेक्टर ग्रेडियंट एफ। जो ग्रेडियंट एफ जो वेक्टर है, जितनी भी टेंजेंट लाइन है ना, वो सारी की सारी ग्रेडियंट एफ के ऊपर, किसी भी सरफेस के ऊपर, जो सरफेस होता है उसके ग्रेडियंट के ऊपर वो परपेंडिकुलर होती हैं। इसका मतलब दस ऑल द टेंजेंट लाइन पी लाइज इन द प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू द ग्रेडियंट पे। सारी की सारी जो टेंजेंट लाइन है वो एक प्लेन में लाई करती हैं और जो कि ग्रेडियंट एफ के ऊपर परपेंडिकुलर है। जिसके ऊपर ये लाई करती है ना, जिसके ऊपर, जैसे ये जितनी भी टेंजेंट लाइन है, यहाँ पर जितनी भी टेंजेंट लाइन आप ड्रा करोगे, यहाँ पर वो सारे के सारे जिस भी प्लेन में लाई करेंगे ना, उस प्लेन को कहते हैं टेंजेंट प्लेन टू द सरफेस एट पी। अब स्टूडेंट मान लिया, अब ये जो आर, कैपिटल आर है, मान लिया ये, अब आपने इसके बाद यहाँ पर एक और यहाँ पर देखो स्टूडेंट, मान लिया एक इसमें कोई भी एक पॉइंट मान लिया आपने ले लिया, ये ले लिया कैपिटल आर, ठीक है स्टूडेंट, और ये पॉइंट आपने ओ ले लिया। तो यहाँ पर ये तो ओ ले लो, ये आपने ये आर ले लो, चलो कोई बात नहीं। आर बी द पोजिशन वेक्टर ऑफ द करंट पॉइंट ऑन द टेंजेंट प्लेन। इस टेंजेंट प्लेन पे जो आर है, ये आर, मान लिया कोई भी एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट क्यू ले लिया ये यहाँ पर, तो ये आर क्या स्टूडेंट, आर इसका एक आप ये कह सकते हैं कि पोजिशन वेक्टर है, करंट पॉइंट ऑन द टेंजेंट प्लेन। दिस वेक्टर आर माइनस में आर इज इन द टेंजेंट प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू द ग्रेडियंट एफ। तो इसको आप ये भी कह सकते हैं आर माइनस आर डॉट, आप ये कह सकते हैं स्टूडेंट यहाँ पर ग्रेडियंट एफ। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन। तो ये आप अपनी बुक से भी पढ़ सकते हैं, सेम टू सेम आपकी बुक से ही ये लिया गया है। तो इसका मतलब ये भी आपने ये ध्यान रखना स्टूडेंट, कैपिटल आर माइनस में आर, अगर किसी के ऊपर ये नहीं लगा ना स्टूडेंट वेक्टर, तो आप इसको कंसीडर करना वेक्टर आर माइनस में आर वेक्टर माइनस में आर वेक्टर डॉट में आपका क्या हो जाएगा, ग्रेडियंट एफ इज इक्वल टू जीरो। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन। तो आपने ये ध्यान देना है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन आपकी क्या है, कैपिटल आर माइनस में आर डॉट ग्रेडियंट एफ इज इक्वल टू जीरो। अब स्टूडेंट उसके बाद हम करते हैं आपकी इक्वेशन ऑफ ए प्लेन। अब स्टूडेंट इक्वेशन ऑफ ए प्लेन आपकी क्या दी हुई है, देखो मैं इक्वेशन ऑफ ए नॉर्मल लाइन एंड नॉर्मल प्लेन के बारे में अब डिस्कशन करेंगे हम स्टूडेंट, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक है आपका नॉर्मल प्लेन। तो नॉर्मल प्लेन देखो स्टूडेंट, नॉर्मल प्लेन होता क्या है। अब सबसे पहले तो हम बात करते हैं स्टूडेंट नॉर्मल लाइन की, ठीक है, नॉर्मल लाइन। तो नॉर्मल लाइन स्टूडेंट, मान लिया कोई भी आपके पास एक कारो है, ये कारो आपने ले लिया और इस कारो के ऊपर आपने ये एक टेंजेंट ड्रा कर दिया इस पॉइंट पी के ऊपर, ठीक है।
अब ये देखो, आप मान लिया आपने स्टूडेंट ये देखा, यहाँ पर मैं अभी आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। जैसे स्टूडेंट यहाँ पर आपके पास कोई भी एक ये लाइन है, ठीक है स्टूडेंट, ये लाइन है, और इसके ऊपर एक ये मान लिया, इस लाइन के ऊपर आपने ये एक ले लिया, इस लाइन के ऊपर ये एक टेंजेंट हो गया, ये इस टेंजेंट इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर है, ठीक है, इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर ये एक टेंजेंट आपने ले लिया। अगर मान ले इसके ऊपर मान लिया, अब ये है, ये इसके ऊपर, यहाँ देखो, ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर, ऐसे भी अगर आप ऐसे लोगे ऐसे भी परपेंडिकुलर है, अगर ऐसे लोगे ये इसके ऊपर ऐसे भी परपेंडिकुलर है, तो इसमें ऐसे लोगे ये भी परपेंडिकुलर, ऐसे लोगे ये भी परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये क्या स्टूडेंट, ये एक परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आप ये कह सकते हैं कि ये जो परपेंडिकुलर है टेंजेंट लाइन के ऊपर, टेंजेंट लाइन के ऊपर जो ये परपेंडिकुलर है, इसे बोलते हैं नॉर्मल लाइन। और ये नॉर्मल लाइन स्टूडेंट कितनी हो सकती है, मान लीजिए यहाँ हो गया, आपने ये ले लिया, ये भी हो गया, ये ले लिया, ये भी टेंजेंट नॉर्मल है, ये ले लिया, ये भी नॉर्मल है, ये ले लिया, ये भी नॉर्मल है, ठीक है स्टूडेंट, और ये ले लिया, ये ले लिया नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, तो ये सारे के सारे क्या इसके ऊपर नॉर्मल है। तो इसका मतलब ये आप ये कह सकते हैं कि जो नॉर्मल है ना स्टूडेंट, ये इसमें बहुत सारे नॉर्मल है। अभी ये क्या हो गया, ये एक नॉर्मल जो है ये इसके ऊपर इनफाइनाइट हो गई। तो आप ये क्या कह सकते हैं, ए लाइन passing through P and perpendicular to tangent, passing through P and perpendicular to tangent is called normal line, ठीक है स्टूडेंट, ये नॉर्मल लाइन होगी। और ये मैंने अभी बताया आपको, नॉर्मल लाइन जो है ये आपकी नॉर्मल लाइन में भी इनफाइनाइट, ये नॉर्मल लाइन आपकी क्या हो सकती है, इनफाइनाइट हो सकती है, ठीक है, एक तो ये बात होगी। उसके बाद स्टूडेंट आपका नॉर्मल प्लेन, नॉर्मल प्लेन। अब प्लेन की जो बात आ गई स्टूडेंट, ये नॉर्मल प्लेन क्या है। अब देखो, मान लिया स्टूडेंट ये आपने यहाँ पर एक वायर ली है, ठीक है, इसी से समझाते। तो मान लिया ये एक कर्व है, और इस कर्व के ऊपर ये आपने यहाँ पर एक मतलब आपने टेंजेंट ले लिया, ठीक है। अगर इस टेंजेंट के ऊपर मैं ऐसे ये जो है ना आपका हाथ जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये इसके ऊपर क्या है, एक देखो ये ऐसे ऐसे, ये यहाँ पर इसके ऊपर क्या है, ये एक प्लेन है, और ये इसके ऊपर नॉर्मल प्लेन है, ठीक है, क्योंकि एक परपेंडिकुलर इसके ऊपर किसी भी मतलब टेंजेंट प्लेन के ऊपर कोई भी एक प्लेन आपने ड्रा कर दिया परपेंडिकुलर, इस तरह है, वो इसके ऊपर क्या है, वो एक प्लेन है, और वो नॉर्मल प्लेन इसके ऊपर होगा। तो अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट, ए प्लेन, मैं लिख देता हूं, ए प्लेन पासिंग थ्रू पी एंड परपेंडिकुलर टू टेंजेंट लाइन इक्वेशन, पासिंग थ्रू द टेंजेंट लाइन इक्वेशन ऑफ नॉर्मल प्लेन, ठीक है, टेंजेंट लाइन पासिंग थ्रू द टेंजेंट लाइन, पासिंग ए प्लेन पासिंग थ्रू पी एंड परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट लाइन, ये इज कॉल्ड द आपका नॉर्मल प्लेन होगा। अब आप इक्वेशन ऑफ नॉर्मल प्लेन निकालेंगे स्टूडेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल प्लेन। अब देखो स्टूडेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, मान लिया स्टूडेंट आपके पास कोई भी एक ये प्लेन मान लिया आपने ले लिया, और इस प्लेन पे आपने एक पॉइंट यहाँ पर ले लिया P। अब ये आपको ये पता स्टूडेंट, मैंने पहले भी आपको बताया था, यहाँ पर मान लिया OP है, OP का पोजीशन वेक्टर, ये OP, इसको आप क्या लिख सकते हैं, R, और ये किसके बराबर होता है, XI प्लस में YJ प्लस में ZK। ये XYZ क्या है, X इज द फंक्शन ऑफ T, ये सारे के सारे, Y इज आल्सो द फंक्शन ऑफ T, और ये जो Z है, Z इज आल्सो ए फंक्शन ऑफ T, मतलब सारे के सारे T के फंक्शंस हैं। तो ये आपको गिवन होता है, ये जो चीज़ है ना R, ये आपके पास क्या होता है स्टूडेंट, ये गिवन होता है। और जिस पॉइंट पर हमें ये गिवन होता है, ये वो पॉइंट होता है स्टूडेंट जिस पॉइंट पे हमें प्लेन चाहिए, ये R जो है ये गिवन होता है, और ये हमें वो पॉइंट दिया होता है जिसके ऊपर हमें प्लेन चाहिए, ठीक है। अब स्टूडेंट हमने मान लिया एक कैपिटल R मान लिया, और कैपिटल R मान लिया हमने यहाँ मान लिया, और कैपिटल R ये ले लिया आपने कैपिटल R। इस कैपिटल R में ये पॉइंट आपका क्या होता है स्टूडेंट, कैपिटल R जो होता है दैट इज योर जनरल पॉइंट, ये आपका क्या होता है, ये जनरल पॉइंट होता है स्टूडेंट। जनरल पॉइंट कहाँ होता है, ऑन ए प्लेन,
ये जो क्या होता है स्टूडेंट, ये होता है गिवन पॉइंट पी, जो आपका गिवन पॉइंट होता है, ये आर जो है ओ पी इज इक्वल टू आर वेक्टर, ये अपना गिवन होता है, ये जनरल पॉइंट मानते हैं ऑन ए प्लेन, ये गिवन प्लेन पे एक जनरल पॉइंट होता है। अब ये जो प्लेन है स्टूडेंट, ये जो प्लेन है, ये प्लेन जो आपने ये प्लेन टेंजेंट के परपेंडिकुलर, ये जो आर मान लिया ना स्टूडेंट, ये आर जो है ये प्लेन टेंजेंट के, जो टेंजेंट आपने मान लिया, ये एक टेंजेंट ले लिया आपने, ये टेंजेंट ले लिया, और ये प्लेन क्या है टेंजेंट के परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब स्टूडेंट एक चीज देखो आप यहाँ पर आर डैश किसके बराबर हुआ, आर डैश है टी। अब ये टी क्या है, ये क्या है, ये है यूनिट वेक्टर, पहले भी बताया था, यूनिट वेक्टर अलोंग टेंजेंट, यूनिट वेक्टर अलोंग टेंजेंट है। अब हमें इक्वेशन किसकी चाहिए स्टूडेंट, इक्वेशन चाहिए हमें नॉर्मल प्लेन की। जब हमें इक्वेशन नॉर्मल प्लेन की चाहिए तो अब इक्वेशन हमें नॉर्मल प्लेन की हम इक्वेशन कैसे निकालेंगे, आपने ये देख लिया, ये आपके पास क्या है, एक ये है आपके पास टेंजेंट, ठीक है, और ये है कि यूनिट वेक्टर अलोंग द टेंजेंट आर डैश आपने निकाल लिया। अच्छा अब एक चीज देखो स्टूडेंट, आपको पता है कि T इजकल टू आर डैश इजकल टू क्या होता है, डी आर बाई डी एस होता है। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, डी आर बाई डी टी, ये पहले भी बताया था आपको, और डी टी बाई डी एस। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, आर डॉट और इनटू में डी एस बाई डी टी हो गया। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं कि भाई आर डैश इज इक्वल टू, ये आपके पास क्या हो जाएगा, डी एस बाई डी टी। एक्चुअली यहाँ पर तो ये जो डी एस बाई डी टी है ना स्टूडेंट, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, और ये जो है आपके पास ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। डी एस क्या है, एस इज द लेंथ ऑफ द आर्क, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है और ये आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, तो अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट, अगर आर, यहाँ पर जो आर डैश है ना, ये भी एक वेक्टर है, ये वेक्टर का है अलोंग द टेंजेंट, ये वेक्टर इसके अलोंग द टेंजेंट, ये भी आर डॉट, ये आर डॉट भी एक वेक्टर हो गया अलोंग द टेंजेंट। कैसे, मान लिया दो वेक्टर आपने ले लिए ए और बी, ए और बी एक वेक्टर और ए और बी। अब ये दोनों वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, अगर ये दोनों पैरेलल है, अगर ये दोनों पैरेलल है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए इजकल टू लेमडा बी लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है। तो इसी प्रकार हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, आर डॉट इजकल टू आपका क्या हो जाएगा, अब इसको क्या लिख सकते हैं, आर डॉट को हम लिख सकते हैं आर डैश और डी एस बाई डी टी। ठीक है, अब ये जो आप ये इसको आप इधर जाके, ये आर डॉट है, ये आपको डी एस डी टी बाई डी एस है, तो सॉरी ये आप डी टी बाई डी एस है, ठीक है, डी एस है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, डी एस बाई डी टी हो जाएगा। और डी एस बाई डी टी क्या है, ये है स्केलर, स्केलर को हम मान लेते हैं आर डॉट इजकल टू आर डैश, और ये आपका क्या हो जाएगा, मान लिया ये स्केलर होगा। इसका मतलब ये होगा, ये आर डैश और ये आर दोनों के दोनों क्या है, पैरेलल है, पैरेलल है मतलब ये जो है इसी के अलोंग है, और ये क्या है, ये आपका ये है आर डैश है, और ये आप ये कह सकते हैं टी वेक्टर, टेंजेंट वेक्टर अलोंग दैट, और ये इसको आर डैश। अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट, अब यहाँ पर आर डॉट एक ऐसा वेक्टर है जो आर डैश के अलोंग है, इसका अब ये आर डैश क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग द टेंजेंट है। अब आर डॉट का यूनिट वेक्टर होना कोई जरूरी नहीं है, यहाँ पर जो आपने ये देखा ना, ये देखा है आर डॉट इज इक्वल टू आर डैश लेमडा। अब ये आपको पता है, ये आर डॉट आर डैश लेमडा, ये आपका क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग द टेंजेंट है, लेकिन इसका यूनिट वेक्टर होना कोई जरूरी नहीं है कि ये भी यूनिट वेक्टर, लेकिन ये इसके पैरेलल जरूर है, तो आपने इसके पैरेलल ले लिया आर डॉट, ये आपके आर डॉट और आर डैश के ये इसके पैरेलल है। ठीक है स्टूडेंट, अब इसके बाद आप यहाँ पर मान लिया, अब आपने यहाँ पर, मैं अब इसको यहाँ समझा देता हूँ स्टूडेंट। अब अगर हम P को R से मिला देते हैं, मान लिया ये P को R से मिला दिया स्टूडेंट, P को R से मिला दिया, तो कहीं ना कहीं पोजीशन वेक्टर भी बनाएंगे। अब मैं PR लिख देता हूँ, मान ले PR आपका क्या होगा स्टूडेंट, आप मैंने बताया था ये क्या हो जाएगा, OR माइनस में OP, मतलब लास्ट वाले का पोजीशन वेक्टर और पहले वाले का पोजीशन वेक्टर मैंने बताया था, तो OR इज माइनस में OP हो जाएगा। अब OR आपके पास क्या है स्टूडेंट, OR आपके पास क्या है, इसकी पोजीशन वेक्टर है R, और ये OP क्या है, जिसकी पोजीशन वेक्टर है R। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, PR जो है ये किस हो गया आपका R और माइनस में R। ठीक है, लेकिन ये जो PR है, इसके ये जो PR है स्टूडेंट, ये R डॉट के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा प्लेन है इस टेंजेंट के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब PR भी इस R डॉट के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ठीक है, अब आप लिख सकते हैं PR इज परपेंडिकुलर टू R डॉट।
अगर ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब इनका दोनों का क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 0 हो जाएगा। इसका मतलब r माइनस में r और ये डॉट प्रोडक्ट ऑफ r इज इक्वल टू 0। इसलिए आप कह सकते हैं कि भाई ये जो इसके ऊपर परपेंडिकुलर तो r माइनस में r डॉट इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए नॉर्मल प्लेन। ये आपके एक नॉर्मल प्लेन की इक्वेशन होगी स्टूडेंट। अब हम इसी नॉर्मल प्लेन की जो इक्वेशन है ना स्टूडेंट, इसको हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में निकालेंगे। अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में इसको कैसे निकालेंगे, तो देखो अब आपको पता है स्टूडेंट आर दे रखा है पोजीशन वेक्टर, ये किसके बराबर दे रखा है, एक्स आई प्लस में वाई जे प्लस में जेड के दे रखा है। और आर डॉट क्या हो जाएगा, आर डॉट को आपको पता है इसका डेरिवेटिव हो जाएगा एक्स डॉट आई प्लस में वाई डॉट जे प्लस में जेड डॉट के, ये हो जाएगा। अब यहां पर मान लें आपने एक पॉइंट ले लिया आर, अभी आर के जो कोऑर्डिनेट इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स आई प्लस में वाई जे और प्लस में जेड के, ये कैप होता है सभी के ऊपर लेकिन नॉर्मली लगाते नहीं है, तो ये होगा। इसका मतलब ये हुआ कि आर के कोऑर्डिनेट क्या है, ये जो एक्स है ये वाई है ये जेड है, ये किसके कोऑर्डिनेट है, आर के कोऑर्डिनेट है, इस आर के कोऑर्डिनेट है। आर के कोऑर्डिनेट तो ये हो गए और आर आपका ये हो गया और आर डॉट ये हो गया। तो अब आपने क्या किया था, आर माइनस में आर और ये क्या था, ये किसके बराबर हो गया, एक्स माइनस में एक्स, ठीक है। और एक्स माइनस में एक्स हो गया आई प्लस में वाई माइनस में वाई जे और प्लस में जेड माइनस में जेड और ये क्या हो जाएगा के, ठीक है स्टूडेंट। तो अब यहाँ पर ये तो ये होगा। अब आप देखो क्या निकाला था आपने, आर माइनस में आर और डॉट क्या था, आर डॉट इज इक्वल टू, अब यहाँ पर क्या था एक्स, ये एक्स है, एक्स डॉट आई, क्योंकि अब ये आई डॉट आई होगा, जे डॉट जे होगा, के डॉट के होगा, क्योंकि आपको पता है आई डॉट आई बराबर है 1 होता है, जे डॉट जे बराबर है 1 होता है, के डॉट के बराबर है 1 होता है। अगर आई और जे, आई और डॉट जे करोगे तो क्या होगा 0 और जे के करोगे तो 0, मतलब ये अलग अलग होंगे तो 0 होंगे, अगर सेम हो जाते ना 1 हो जाते। तो अब यहाँ पर एक्स एक्स तो यहाँ पर होगा एक्स डॉट एक्स माइनस में एक्स प्लस में वाई डॉट वाई माइनस में वाई और प्लस में जेड डॉट जेड माइनस में जेड। दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल प्लेन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। तो स्टूडेंट ये तो था आपका इक्वेशन जो नॉर्मल प्लेन और ऑक्सीलेटिंग प्लेन के बारे में। तो अब हम स्टूडेंट एक छोटा सा और आर्टिकल करते हैं, आर्टिकल नहीं करेंगे बल्कि मैं ये बताऊंगा सिर्फ आपको कि भाई अगर क्वेश्चन ऐसे हो तो क्या हो जाएगा। अब नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ ऑस्कुलेटिंग प्लेन एट ए पॉइंट ऑन द कर्व। और ये कर्व कैसे बना, कर्व किसका, ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सरफेसेस। मान लिया दो सरफेस आपस में इंटरसेक्ट हुए और इंटरसेक्ट होने के बाद वहां पर जो कर्व बना उस कर्व के ऊपर मान लिया कोई पॉइंट है, उस पॉइंट का ऑस्कुलेटिंग प्लेन कैसे निकालेंगे। अब स्टूडेंट यहाँ पर तो देखो मान लिया आपका एक तो कर्व ये हो गया, मतलब प्लेन ये हो गया, एक प्लेन ये हो गया, ठीक है। और इसके ऊपर यहाँ पर कोई पॉइंट P है, इस पॉइंट P का ऑस्कुलेटिंग प्लेन आपने निकालना है। यह कर्व ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू सरफेसेस। अब यहाँ पर स्टूडेंट मान लेते हैं एक तो यहाँ पर फंक्शन एफ आर है इज इक्वल टू 0 और एक मान लेते हैं साई आर इज इक्वल टू 0। ये दो आपने मान लिया एफ आर इज इक्वल टू 0 और एक मान लिया साई आर इज इक्वल टू 0, ये दो सरफेसेस आपने ले लिए। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैं सिंपली बताऊंगा आपको इक्वेशन ऑफ ऑसिलेटिंग प्लेन एक्चुअली क्या होती है आपकी, आर माइनस में आर और यहाँ पर होगा ग्रेडियंट एफ, नीचे आपका क्या होगा आर डॉट डॉट ग्रेडियंट ऑफ एफ का भी डेरिवेटिव, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर आर माइनस में आर और यहाँ पर ग्रेडियंट ऑफ साई, ठीक है स्टूडेंट, और नीचे भी वही हो जाएगा आर डॉट इंटू में ग्रेडियंट ऑफ साई, ठीक है स्टूडेंट। ये तो आपका किस फॉर्म में होगा, ये तो आपकी नॉर्मल फॉर्म जो आपकी ऑसिलेटिंग प्लेन की होगी। अब आप इसमें मान लिया इक्वेशन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में आप देखना चाहते हैं स्टूडेंट, ये भी एग्जांपल्स कभी कभी क्वेश्चंस के रूप में आ जाता है, तो ये चीज़ आपने सिर्फ याद रखनी है। अगर दो सरफेसेज आ जाए और दो सरफेसेज के बारे में एक्सप्लेनेशन करना आ जाए तो फिर आपने कैसे करना है। अब स्टूडेंट है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में अब आपको पता है कि भाई आर माइनस में आर लिख दिया, ये लिख दिया, ये लिख दिया, तो इसको मतलब अब आप क्या होगा, अब इसको भी समझो आप स्टूडेंट। यहाँ पर देखो आपने क्या करना है स्टूडेंट, जो हिंट मैं बताता हूँ आपको, मान लिया एक्स माइनस में एक्स आ गया, ठीक है, एक्स माइनस एक्स
करली एफ बाई करली एक्स प्लस में वाई माइनस में वाई करली एफ बाई करली वाई, और यहाँ पर आ जाएगा में प्लस में जेड माइनस में जेड, और यहाँ पर आ जाएगा करली एफ बाई करली जेड। ठीक है स्टूडेंट, डिवाइड बाई बराबर में इक्वल का यहाँ पर इक्वल भी आएगा, तो इसके नीचे क्या आएगा, अब ये ध्यान देना आपने, यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वेयर, तो ये जो चीज स्टूडेंट यहाँ नीचे वाली ध्यान देनी है, एक्स स्क्वेयर करली स्क्वेयर एफ बाई करली एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स डॉट स्क्वेयर, यहाँ पर आ जाएगा वाई डॉट स्क्वेयर करली स्क्वेयर एफ बाई करली वाई स्क्वेयर प्लस में जेड डॉट स्क्वेयर करली स्क्वेयर एफ बाई करली जेड स्क्वेयर। तो ये आ गया स्टूडेंट। उसके बाद प्लस, ये ध्यान देना है यहाँ पर, प्लस 2y डो एक्स डॉट, मान लिया एक्स डॉट एंड वाई डॉट, एक्स डॉट वाई डॉट का मतलब करली स्क्वेयर एफ बाई करली एक्स करली वाई प्लस में 2y डॉट जेड डॉट करली स्क्वेयर एफ बाई करली वाई करली जेड प्लस में, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, तो यहाँ पर आ जाएगा जेड एक्स, और यहाँ पर हो जाएगा स्टूडेंट करली स्क्वेयर एफ बाई करली एक्स और करली जेड। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये यहाँ तक आया स्टूडेंट। ठीक है, ये यहाँ तक आ गया। अब ये चीज़ का स्टूडेंट आपने ध्यान देना है यहाँ पर कि ये यहाँ पर इसके नीचे इसी प्रकार यहाँ पर क्या आ जाएगा स्टूडेंट, एक्स माइनस में एक्स करली साई बाई करली एक्स, वाई माइनस वाई करली साई बाई करली वाई, जेड माइनस जेड करली साई बाई करली जेड। बिल्कुल जहाँ जहाँ एफ है वहाँ पर आपका फाई हो साई हो, जो भी आपने फंक्शन माना वो आ जाएगा साई। तो ये जो फॉर्म आएगी स्टूडेंट, ये आ गई आपकी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में। इसी प्रकार अगर कोई क्वेश्चन स्टूडेंट दिया हुआ है, मान ला कि कह दिया भाई कोई ऑक्सीलेटिंग प्लेन बताओ, जैसे x1 y1 z पर ऑन द कर्व ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द, दो दे दिए, एक सिलेंडर्स दो सिलेंडर्स दे दिए, और उन दोनों सिलेंडर्स को आपने क्या मानना, तो सबसे पहले उनको हम एफ एक्स वाई जेड फंक्शंस के बराबर मान लेंगे, और फिर हम क्या करेंगे, उसमें से हम वही चीज़ सबसे पहले आपको पता है सब उनको दोनों को डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएट करने के बाद आप उनकी वही कर लिया, एक एफ में मानना है, एक फाई साइज इसमें मानो, एक कर लिया बाई कर लिया एक्स निकालो, कर लिया स्क्वायर कर लिया एक्स स्क्वायर निकालो, ये सारी वैल्यू वहाँ से निकालो और इस इक्वेशन में आप उसको पुट कर दो, तो वो आपका आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट इसके साथ ही ये आपकी 8.4 एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। अब हम नेक्स्ट जो करेंगे वो 8.5 एक्सरसाइज के जो आर्टिकल्स है, छोटी छोटी बातें हैं, उसके बारे में बताऊंगा। बहुत ही नॉर्मल है और इम्पोर्टेंट भी है इसके क्वेश्चन। मेन चीज़ यही है, एक तो 8.1 के आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट 8.1 के, और एक कुछ 2-3 क्वेश्चन 8.2 के स्टार्टिंग के इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपकी 8.5 के क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, और 8.5 से भी क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए मैं मेन आपको करवा रहा हूँ 8.1 8.2 के पहले 5-7 क्वेश्चन, उसके बाद 8.5। ठीक है स्टूडेंट, ओके जी, ओके, आप इतना कर लेना और बाकी अगले नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।